जय श्री राम एवरीवन। चलिए बेटा अब थोड़ा आगे चलते हैं। इनकम टैक्स की ढेर सारी बातें कॉन्सेप्ट हमने पहले किया हुआ है। स्टार्ट करेंगे हमारे साथ एक नया चैप्टर जिसका नाम है सैलरी। ठीक है, वैसे हमने इनकम टैक्स में आपके साथ डिस्कस किया था 5 हेड। जब हम किसी पर्सन का इनकम कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो 5 हेड पे हमको फोकस करना होगा। पहला हेड होगा आपका सैलरी, दूसरा होगा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होगा मेरे बच्चे पीजीबीपी, और चौथा होगा कैपिटल गेन, एंड लास्ट होगा हमारा अदर सोर्स। ये अदर सोर्स का कोई कैटेगरी नहीं है। बेसिकली यहां जो चारों हेड में अगर कोई इनकम नहीं आती उसको हम अदर सोर्स में डालते हैं। ठीक, फिलहाल हमारे डिस्कशन का मेन मुद्दा यहाँ पे सैलरी होने वाला है। मेरे बच्चे ये प्रैक्टिकल अप्रोच बोलिए या आपके एकेडमिक अप्रोच बोलिए, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे इंडिया की जो पब्लिक है, मेन जो पॉपुलेशन है, वो इसी इनकम पे डिपेंड करती है। अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है सैलरी इनकम से। ठीक है, और इसी वजह से इसमें ढेर सारे अमेंडमेंट आते हैं, ढेर सारे अमेंडमेंट प्लस ढेर सारे इसके लॉज बनाए गए हैं। क्लियर? चैप्टर थोड़ा लंबा होगा और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको नोटिंग भी बनानी है। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ मेरे साथ आप लोग नोटिंग भी बनाते चलेंगे बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी नोटिंग अगर आप छोड़ते हैं तो बाद में जब हम कंप्यूटेशन करेंगे उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो केयरफुली आप मेरे साथ सैलरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ नोटिंग बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसका सेक्शन नंबर हमने उठाया 15। सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन है और ये हमको बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। अब बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब यह हुआ बेटा कि किस इनकम पे सैलरी को हम इनकम टैक्स में इंक्लूड करेंगे। मतलब किस किस इनकम को सैलरी हेड के अंदर कैटेगराइज करेंगे। ठीक, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात मेरे साथ रीड करेंगे आप लोग। देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। किसी भी इनकम को अगर आप सैलरी बोल रहे हैं तो वहां पे ये जो रिलेशन है ये होना कंपलसरी है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। एक्स की एक कंपनी है, ठीक है, जहां पे इन्होंने वाई को हायर किया हुआ है। क्या किया है? हायर किया है। मतलब वाई को उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दी है। ज्वाइनिंग लेटर जस्ट अ सेकेंड, ये गलत हो गया। ज्वाइनिंग लेटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमारे एक्स जो है वो है बॉस और जो हमारे वाई हैं वो है हमारे सर्वेंट। ठीक, बॉस को हम यहां बोलेंगे एम्प्लॉयर, जिसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, और सर्वेंट को हम बोलेंगे एम्प्लॉय। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहां पे हमको एक्स की इनकम कैलकुलेट नहीं करनी, हमको इनकम कैलकुलेट करना है वाई के लिए। वाई इज एम्प्लॉय और एम्प्लॉय होने के नाते इनको एक्स से जो भी पैसे मिलेंगे वो सैलरी इनकम होगी। क्लियर? क्योंकि यहां पे इन दोनों का जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है। Is that clear? अब इसी चीज को थोड़ा एडवर्स चीजों पे समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर वाई जो है कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर उनको अच्छे से आता है, कंप्यूटर में अच्छे से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर काम नहीं करते, ये फ्रीलांसर है। मतलब समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं। ठीक, अब एक्स को वाई के सर्विसेज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वाई को बुला लिया अपने पास और बोला कि हम आपको 5,000 रुपए देंगे, हमारे लिए हमारे कंप्यूटर को रिपेयर कर दीजिए या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर दीजिए। मेरे बच्चे यहां पे एक बात नोटिस कीजिए आप,
एक्स ने वाई को कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है, उन्होंने बस एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किया है? सर्विस को सप्लाई करने का। गेटिंग ऑन पॉइंट? दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने दो चीजों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। पहले जब हमने वाई को ज्वाइनिंग लेटर दिया था वो सिचुएशन कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और दूसरे कंडीशन में हमने वाई को क्या बोला था? ये फ्रीलांसर है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो इन्होंने 5,000 के बदले एक्स के लिए कुछ घंटे या कुछ दिनों में उनका काम कंप्लीट करके दे दिया, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है उसको हम बोलेंगे सैलरी हेड की इनकम, और जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है वहां पे मिस्टर एक्स उसके एम्प्लॉय नहीं है, उनका रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है, दैट इज वाई वो इनकम काउंट हो जाएगी हमारी पीजीबीपी में, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। दोनों में फर्क समझ में आया? बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। बिल्कुल। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बहुत अच्छा गार्डन है, मकान है, उसके साथ एक गार्डन भी है, ठीक है बेटा। आप किसी माली को, गार्डनर को आप हायर करते हो पर मंथ के बेसिस पे। आपने बोला कि आपको पूरे साल भर आने हैं, साल भर नहीं, कंटिन्यूसली बेसिस पे आने हैं, और हम आपको हर महीने 5,000 रुपए पैसे देंगे। तो उस माली के लिए, उस गार्डनर के लिए वो 5,000 रुपए सैलरी इनकम कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि उस माली के सारे काम को, उस गार्डनर के सारे काम को कौन कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल कर रहे हो। आप मतलब बॉस कंट्रोल कर रहा है। इज दैट क्लियर? सेकेंडली, आपका एक छोटा मोटा गार्डन है, ठीक, उसमें आप खुद ही अपना काम करते हो, लेकिन आपको बीच में माली की जरूरत पड़ी, एक आध दो दिन के लिए आपको माली की जरूरत पड़ी, तो आपने उस माली को बुला लिया कि भैया आप आइएगा, एक आध दो दिन काम कीजिएगा, और जो भी आपके चार्जेस बनते हैं बता दीजिए और ले जाइए। मेरे बच्चे, यहां पे आपने माली को हायर नहीं किया है, आपने माली को हायर नहीं किया है, आपने उसके सर्विसेज के बदले उसको पैसे दिए हैं। तो सर्विसेज के बदले जब पैसे दिए जाते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जो उसकी पीजीबीपी में काउंट हो जाएगी। अब यहां हम सैलरी जरूर बोल रहे हैं, लेकिन सैलरी के साथ यहां पे जो सैलरी है, सैलरी के साथ हम वेजेस को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब जब इस हेड की इनकम काउंट करेंगे ना, तो वहां पे सैलरी और वेजेस में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, दोनों को हम सेम मान के चलेंगे और दोनों को ही सैलरी बोलकर चलेंगे। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? दो बातें करी हमने। पहली बात, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को आप चेक करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा पीजीबीपी कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट किया जाएगा। ठीक, बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 15, और इसी के रेस्पेक्ट में कुछ और भी बातें हैं जिसको हमको समझना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथ आएंगे, पार्ट टाइम सैलरी। पार्ट टाइम सैलरी, मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है जो मिस्टर ए के यहां काम करते हैं सुबेरे और शाम को काम करते हैं बी के यहां, ठीक है, और ये मान लीजिए खुद का काम करते हैं, खुद का भी काम करते हैं, और ये फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मेरे बच्चे, यहां पे क्या हो रहा है? मतलब ए के यहां भी काम चल रहा है, बी के यहां भी काम चल रहा है, और यहां दोनों जगह उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है प्रॉपरली। तो ए और बी के यहां से जो उनको सैलरी मिलती है, दोनों को हम टोटल करेंगे, और उन दोनों को टोटल करने के बाद उसकी सैलरी इनकम को काउंट करेंगे। ठीक सर, व्हाट अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? अगर वो बंदा इन दोनों के यहां काम करने के बावजूद भी कहीं और जाता है, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और वहां जाके वो काम करता है, तो मेरे बच्चे ऐसे काम पीजीबीपी में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं कुछ जगहों पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जाके मैं एक्चुअली वहाँ पे मैंने जॉब ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे मैं जाके इनकम टैक्स की क्लासेस लेता हूँ, और खुद भी अपने घर में कुछ बच्चों को बुला के ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। तो जो दो जगह मैं जाके काम कर रहा हूँ ना, वहाँ से जो मुझे पैसे मिल रहे हैं उसको मैं सैलरी इनकम बोलूँगा, और जब मुझे अपनी सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी होगी, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा, तो दोनों जगह से मिलने वाली इनकम को टोटल करूँगा और उसको मैं बोलूँगा इनकम फ्रॉम सैलरी।
अपने घर में ट्यूशंस बुला रहा हूं कुछ बच्चों को, इनकम टैक्स के लिए मैं कुछ बच्चों को घर पे ट्यूशंस बुला लेता हूं, वहां से जो मुझे इनकम होती है उसको मैं पीजीबीपी में काउंट करूंगा। इसका मतलब पार्ट टाइम जॉब को भी सैलरी हेड के अंदर कंसीडर किया जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अगला चलते हैं, टैक्सेबल अंडर ड्यू और रिसीव्ड बेसिस। ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले होगा, जो दोनों में पहले होगा। हमारा ईयर कैसा रहता है बताएंगे जरा बेटा? हम नॉर्मली 1 अप्रैल से अपना ईयर स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर, जो कि एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है बेटा, हमने अपना ईयर स्टार्ट किया 1/4 से और एंड किया 31 मार्च को। मैं बाकी साल की बात नहीं कर रहा, मैं बस इस 31 मार्च या मैं बात कर रहा हूं मंथ ऑफ मार्च। मंथ ऑफ मार्च, मान लीजिए मैं कहीं पे जॉब करता हूं, ठीक है, हम कहीं पे जॉब करते हैं और हमारी जो सैलरी है, ठीक है, मंथ ऑफ मार्च की जो सैलरी है, मान लीजिए वो ड्यू हो जाती है, वो ड्यू होती है 5 अप्रैल को, और पेमेंट होता है, मतलब सैलरी रिसीव होती है मान लीजिए 10 अप्रैल को। ठीक, ये हो गया हमारा पहला सिचुएशन। ड्यू हुआ 5 अप्रैल को और रिसीव हुआ 10 अप्रैल को। ड्यू कब हुआ है? 5 तारीख को, रिसीव हुआ है 10 अप्रैल को। अब मेरे बच्चे, जब मैं अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम कैलकुलेट करूंगा ना, तो मैं कौन सा पीरियड लूंगा? 1/4/2000 जो भी ईयर होगा, 1 अप्रैल से लेके मैं लूंगा यहां पे 28 फरवरी तक का। अब आप बोलोगे सर आपने तो मार्च में भी इनकम अर्न करी है। मेरे बच्चे, मार्च में जो इनकम अर्न करी है वो ड्यू हो रही है नेक्स्ट मंथ, वो अगले साल के लिए काउंट हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए काउंट हो जाएगा, और रिसीव भी 10 अप्रैल को हो रही है, मतलब नेक्स्ट मंथ में ही वो काउंट होगा, मतलब वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंट किया जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? अब यहां पे हमने क्या बोला? ड्यू होगा या रिसीव होगा, दोनों में से जो पहले हो जाए। गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर 5 तारीख को वो ड्यू हो जा रही है तो मेरी सैलरी अर्न्ड मानी जाएगी 5 तारीख को, और अगर मान लीजिए सैलरी 1 तारीख को ही मिल जाता है, 1 अप्रैल को ही मिल जाता है, तो मैं 1 अप्रैल को अपनी सैलरी इनकम कंसिडर कर लूंगा। इसी का दूसरा समझेंगे। मान लीजिए मंथ ऑफ मार्च की हम बात कर रहे थे, मंथ ऑफ मार्च, तो यहां पे मान लीजिए हमारी सैलरी सेम मंथ ड्यू हो जाती है, ड्यू होती है मार्च में और पे किया जाता है सपोज अप्रैल में। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि हमको पैसे मिल रहे हैं अगले साल, क्योंकि अप्रैल का मंथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट हो जाएगा, अगले साल पैसे मिल रहे हैं, तो क्या उन पैसों पे हमको करंट ईयर में टैक्स देना होगा? बिल्कुल देना होगा, इसलिए क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो ड्यू हो गई थी मार्च में। तो हमने क्या बोला था अभी? ड्यू और रिसीव, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर्ड फॉर सैलरी। तो मेरी सैलरी ड्यू हुई है मार्च में, और इसकी वजह से मार्च की सैलरी भी मेरे करंट ईयर में काउंट की जाएगी, भले ही मार्च का पैसा मुझे अप्रैल में मिल रहा है। क्या यहां पे फर्क समझ में आ रहा है? ड्यू एंड रिसीव विच एवर इज अर्लियर। हाँ, तो ये पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक, थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर हमने बोला सैलरी ऑफ अ पार्टनर विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्म का। ठीक है बेटा, फर्म का, और फर्म में मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, ये उनका फर्म है और फर्म में उन्होंने कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है, एम्प्लॉय रखा हुआ है। मान लीजिए एक्स वाई जेड को उन्होंने एम्प्लॉय रखा हुआ है, दे आर पार्टनर, ये हमारे पार्टनर हैं। ठीक, तो उन्होंने अपने फर्म में बिजनेस कंडक्ट किया, और बिजनेस कंडक्ट होने के बाद मान लीजिए उनको 4 लाख रुपए की इनकम हो गई। कितने की इनकम हो गई? 4 लाख रुपए की, जिसमें से 4 लाख रुपए का उन्होंने मान लीजिए सेल किया या इनकम जनरेट किया, इसमें से हम माइनस करेंगे सैलरी,
बाकी सारी चीजें भी माइनस होंगी, बट मैं उसको कंसिडर यहां पे नहीं कर रहा हूं। सैलरी माइनस करेंगे, इन सब की सैलरी मान लीजिए आता है 1 लाख रुपए। अब हमारे पास बच गया 3 लाख रुपए, और ये 3 लाख रुपए किसका किसका है? ये होगा ए का, बी का, सी का। तो ए को मान लीजिए इक्वल रेशियो लेते हैं, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। अब यहीं से मेरी बातों को समझना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए जरा बेटा, यहां पे अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें तो एक्स वाई जेड हमारे बिजनेस के ओनर या बोलो पार्टनर नहीं है, वो क्या है? हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय हैं। तो जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा वहां पे सैलरी इनकम काउंट की जाएगी। तो एक्स वाई जेड के लिए 1 लाख रुपए सैलरी इनकम हो जाती है। इस पे कोई समस्या तो नहीं है, इस पे कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन जो 3 लाख रुपए बचे, ये तो हमारा प्रॉफिट था ना, ये हमारा प्रॉफिट था। और हमारा फर्म और हमारा पार्टनर, हमारा फर्म और हमारा पार्टनर दोनों का आपस का रिलेशन क्या है मेरे बच्चे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं। दे आर ओनर ऑफ द फर्म। दैट इज वाई इन्होंने जो पैसे निकाले, इनको जो प्रॉफिट में शेयर मिला, इसको हम पीजीबीपी में काउंट करेंगे, ना कि सैलरी में। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा सर हमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 12th में पढ़ा था कि पार्टनर को सैलरी मिलती है। मेरे बच्चे उस टाइम आप थे नासमझ। आप क्या थे बेटा? नासमझ थे, इनोसेंट थे। तो आपको समझाने के लिए बोल दिया जाता था कि ये पार्टनर की सैलरी, बेसिकली वो सैलरी नहीं होती थी। देखिए प्रैक्टिकली सोचिए जरा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस कब कैलकुलेट किया जाएगा? पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस ईयर के एंड में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, तो पार्टनर को उनका हिस्सा कब मिलेगा? ईयर के एंड में मिलेगा। क्या लगता है पार्टनर लोग पूरे साल भर भूखे रहेंगे क्या? नहीं, उनको भी साल भर अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, और उसी पैसे को वो सैलरी बोल के अपने बिजनेस से निकाल रहे होते हैं। हर मंथ वो पैसा वो वहां से निकाल रहे होते हैं, और वो पैसा कुछ और नहीं होता, उनके प्रॉफिट में से ही वो निकाल रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसी वजह से अगर मैं और डेप्थ में जाऊं तो इसी वजह से आप लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। याद आया कुछ? आप लोग इसी वजह से P&L एप्रोप्रिएशन। अब P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता था? प्रॉफिट ले लिया, उस प्रॉफिट में से कुछ सैलरी को निकाल दिया, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, बाकी जो बचा उसको आपस में बांट लिया। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट को ही बांट रहे हो ना। अल्टीमेटली आप प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। गेटिंग योर पॉइंट बेटा? यहां पे दो चीजें और समझना चाहें तो दो चीजों को और डेप्थ में समझेंगे बेटा। हमने बोला चार्ज, और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है मेरे बच्चे ऐसे आइटम्स जो हमारी प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे, या जिसका पेमेंट इज कंपल्सरी, जिसका पेमेंट कंपल्सरी होगा उसको हम चार्ज बोलते हैं। जैसे कि यहां पे XYZ को सैलरी देना वॉज कंपल्सरी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको सैलरी देना ही होगा। जरा बताइए, क्या हमारा पार्टनर लोग का आपस में प्रॉफिट बांटना कंपल्सरी होता है? नहीं होता। अगर लॉस हुआ तो फिर बांटने की बात ही नहीं आती। गेटिंग योर पॉइंट? तो सिंपली जो आपका पार्टनर का सैलरी होगा, प्लीज उसको सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको आप एप्रोप्रिएशन बोलेंगे, और वो आपके पीजीबीपी में काउंट किया जाएगा, ना कि सैलरी में। मुझे बस इतना सा बात समझाना था। थोड़ा आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। बोला गया एमपी और एमएलए विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किनका किनका? एमपी और एमएलए। एमपी मतलब क्या होता है बेटा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बात बताइए, एमपी एमएलए बनते कैसे हैं? ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, वैकेंसी निकलता होगा, फॉर्म भरते होंगे? बिल्कुल नहीं। एमपी एमएलए कुछ और नहीं होते, हमारे ही पर्सन में से, पीपल में से, पॉपुलेशन में से कुछ लोग इलेक्ट करके भेजे जाते हैं। तो वहां पे इलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग नहीं होती। मेरी बात को समझेंगे, वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है, इलेक्ट करके भेजे जा रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। गेटिंग योर पॉइंट? तो वो बंदे आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके नौकर नहीं है। दे आर योर रिप्रेजेंटेटिव, जो पब्लिक को या ग्रुप ऑफ पर्सन को पार्लियामेंट में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बन रहा है। और इनडायरेक्ट वे पे देखो कि तो वही उन्हीं लोग का ग्रुप, एमपी एमएलए या फिर जो भी नेता लोग हैं, उनका ही ग्रुप तो गवर्नमेंट कहलाता है। तो उसको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दे आर द गवर्नमेंट, जो हमने चुन के भेजे हैं। क्लियर? तो यहां पे चूंकि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज वाई यहां पे इनकी जो इनकम है उसको अपन अदर सोर्स में काउंट करेंगे, सैलरी में काउंट नहीं करेंगे। उनकी इनकम सैलरी हेड में काउंट नहीं की जाएगी। आगे समझेंगे। अगला है सैलरी फॉरगॉन, टैक्सेबल है सैलरी सरेंडर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरी। अब सैलरी फॉरगॉन क्या होता है? फॉरगॉन का मतलब होता है बेटा त्याग देना, छोड़ देना। छोड़ना कब? मिलने के बाद या मिलने से पहले। अगर सैलरी मिलने के बाद अगर आप उसको त्याग रहे हो, अगर आपके अकाउंट में वो सैलरी ड्यू हो गई, क्रेडिट हो गई, या उस सैलरी को पाने के लिए आप एंटाइटल हो चुके हो, उसके बाद अगर आप उस सैलरी को छोड़ रहे हो तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और सैलरी मिलने से पहले ही आपने ये अनाउंस कर दिया कि भाई साहब यहां से जो सैलरी मिलेगी वो इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जाएगा या पीएम केयर फंड में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब सैलरी अर्न करने से पहले ही आपने उसको क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करने के बाद वो आपकी इनकम नहीं रह जाएगी, वो सैलरी हेड में काउंट नहीं होगी। क्या दोनों में फर्क समझ में आया? सैलरी फॉरगॉन और सैलरी सरेंडर। फॉरगॉन मतलब अर्न करने के बाद छोड़ देना, अर्न करने के बाद छोड़ना सैलरी फॉरगॉन कहलाएगा। और ये बेटा आपका कुछ और नहीं है जी, दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम को अपने पास रखते हैं या कहीं पे खर्च करते हैं या डोनेट करते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। बट सैलरी सरेंडर, आपने इनकम अर्न करी नहीं है, उससे पहले ही ये अनाउंस कर दिया है, किसी तरह से अरेंजमेंट कर दिया है कि ये इनकम मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मैं पीएम केयर फंड में डाल दूंगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दूंगा। किसी तरह से आपने उसको पूर्णतः सरेंडर कर दिया, पूर्णतः त्याग दिया, तो उसको हम सैलरी इनकम नहीं मानेंगे। Is that clear? अगला पॉइंट समझेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर लिविंग द जॉब। कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपके जॉब ज्वाइन करने से पहले मिल जाए और जॉब ज्वाइन करने के बाद मिल जाए, बशर्ते मिलना चाहिए किससे? आपके बॉस से, आपके एम्प्लॉयर से, उसको भी हम सैलरी मानेंगे। इसको ऐसे समझेंगे। मेरे बच्चे कोई मिस्टर एक्स से हैं, ठीक है, कोई मिस्टर एक्स से हैं, जॉब ज्वाइन करने उनका ये रहते हैं मान लीजिए भिलाई में। कहाँ रहते हैं बेटा? भिलाई में। इनका जॉब लगा बेंगलोर में। अब ये बेंगलोर जॉब करने जा रहे हैं, ठीक। उन्होंने अपने बॉस को फोन किया, बोले कि भाई साहब ऐसा है, हम बेंगलोर आ रहे हैं, बट हमारे पास तो आने के भी पैसे नहीं है, हमारे पास बेंगलोर आने के भी पैसे नहीं है, प्लीज कुछ पैसे पहले दे दीजिए हमको। अभी जॉब ज्वाइन किया नहीं है। तो उनके बॉस ने क्या किया? उनके लिए टिकट करा दी, अकोमोडेशन की व्यवस्था कर दी। तो ये सारे खर्चे जो किए गए हैं किसने किए? इनके बॉस ने, जो बेंगलोर में रहते हैं। तो मेरे बच्चे जॉब ज्वाइन करने से पहले इनको कोई इनकम हो गई, वो भी सैलरी कहलाएगी, ठीक। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने 40-50 साल काम किया, 40 इयर्स मान लीजिए इन्होंने काम किया। उसके बाद भाई साहब हो गए रिटायर। अब रिटायरमेंट के बाद इनको कुछ और अमाउंट मिलता है मेरे बच्चे, जिसको हम पेंशन बोलते हैं, याद आ रहा है, ग्रेच्युटी बोलते हैं। ये इनकम कब मिलती है? ये इनकम जॉब कंप्लीट होने के बाद मिलती है। ये इनकम जॉब कंप्लीट होने के बाद मिलती है। तो ये दोनों इनकम, जॉब ज्वाइन करने से पहले और जॉब ज्वाइन करने के बाद जो भी इनकम होगी, उसको भी हम सैलरी के अंदर कवर करेंगे। दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सैलरी। क्या मेरी बात समझ में आई? अगला पॉइंट समझेंगे, टैक्स फ्री सैलरी। मेरे बच्चे सिंपली सेइंग, दुनिया में कोई भी चीज टैक्स फ्री नहीं होती, ठीक। अगर आपका बॉस बोलता है कि देखिए हम आपको सैलरी देंगे
और सैलरी कैसे देंगे? टैक्स फ्री देंगे, मतलब आपको टैक्स देने की आवश्यकता उस पर नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलती है 7 लाख रुपए पर एनम, ठीक है, और आपकी ग्रॉस सैलरी थी टोटल 10 लाख रुपए, ठीक। तो आपका बॉस क्या करेगा? इसमें से 3 लाख रुपए अपने पास रख लेगा, हाँ, और इस 3 लाख रुपए को टैक्स सबमिट करेगा गवर्नमेंट के पास। 7 लाख रुपए आपको अपने हाथों में मिल जाएगा, आपको आपके हाथों मिल जाएगा। तो जब आप अपना ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो सैलरी इनकम 7 लाख नहीं बोलिएगा, 7 लाख नहीं होगा, आपका सैलरी इनकम काउंट किया जाएगा 10 लाख रुपए से। क्या मेरी बात समझ में आई? देखिए नॉर्मली क्या होगा, आप 10 लाख रिसीव करोगे, 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। मैं बस एक अजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, ठीक है। अभी आपका बॉस क्या बोलता है कि आप टैक्स मत दीजिए, हम टैक्स दे देंगे और जो आपको मिलेगी वो आपकी टैक्स फ्री सैलरी है। तो टैक्स फ्री सैलरी का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है मेरे बच्चे, सिंपल सी बात, जो टैक्स आप देने वाले थे आपका बॉस उस टैक्स को पे करने के बाद बचे हुए पैसे को आपको दे रहा है। दैट इज सिंपली कॉल्ड टैक्स फ्री सैलरी। क्या हमारी बात यहां तक समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना बेटा। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, चलिए थोड़ा और आगे डिस्कस कर लेते। फैमिली पेंशन, ठीक है बेटा। पेंशन क्या होता है बेटा? पेंशन एक ऐसा अमाउंट है जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है मेरे बच्चे। आपको रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट रिसीव होगा मंथली बेसिस पे या कम्यूटेड बेसिस पे, मतलब लमसम बेसिस पे, उसको हम पेंशन बोलेंगे मेरे बच्चे। एक पेंशन की कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं फैमिली पेंशन, जो आपकी फैमिली के भरण पोषण करने के लिए, आपकी फैमिली को ध्यान रखने के लिए, आपके फैमिली को ख्याल रखने के लिए दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फैमिली पेंशन। और ये पेंशन नॉर्मली कब दिया जाता है बेटा? इन केस आपकी डेथ हो जाए, मतलब एम्प्लॉई की डेथ हो जाए या कुछ मिसहैपनिंग हो जाए जिसके बाद वो अर्निंग करने के लायक ना रहे, तो उसकी फैमिली का ख्याल रखने के लिए उनके बॉसेस या एम्प्लॉयर जो पेंशन प्रोवाइड करते हैं उसको हम फैमिली पेंशन बोलेंगे। तो यहां पे गिवर कौन है? गिवर है आपका बॉस या मैं बोलूं एम्प्लॉयर। मेरे बच्चे पेंशन का रिसीवर कौन है? ये पेंशन का अमाउंट किसको मिलेगा? फैमिली को मिलेगा। किसको मिलेगा? फैमिली को, आपको नहीं मिलेगा। नाम ही क्या है? फैमिली पेंशन, मतलब वो पेंशन जो फैमिली को दिया जाएगा। अब जरा बताइए, आपके एम्प्लॉयर, आपके बॉस और आपके फैमिली के बीच का रिलेशन क्या है? कुछ नहीं है। क्या आपका बॉस आपकी फैमिली का भी बॉस है? बिल्कुल नहीं। क्या आपका बॉस आपकी वाइफ का भी बॉस है? बिल्कुल नहीं। आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर आपका ही एम्प्लॉयर है, आपकी फैमिली का नहीं है। तो अगर इस एम्प्लॉयर द्वारा इस फैमिली को कोई पेंशन या कोई इनकम प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो बेटा अदर सोर्स में काउंट होगा, ना कि सैलरी में। और हमने पहले बोला सैलरी इनकम में किसी भी चीज को काउंट करने के लिए एक चीज तो कंपलसरी है, जिसका नाम क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आई? थोड़ा और समझते हैं। हम रिपीट कर रहे हैं उसी बात को। पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन। सेसेशन मतलब होता है कंप्लीशन या खत्म हो जाने के बाद। कोई भी ऐसा पेमेंट जो आपके जॉब कंप्लीट होने के बाद भी आपको मिले, बशर्ते मिलना किससे चाहिए? आपके बॉस के थ्रू, आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। अगर आपको इनकम हो रही है तो वो इनकम भी सैलरी में काउंट किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट है ग्रेड सिस्टम ऑफ सैलरी। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या वैकेंसीज में देखा होगा, वहां पे क्या लिखा जाता है कि सैलरी कुछ इस तरह से पे किया जाएगा, 10,000 डैश 1,000 डैश 15,000, ठीक। फिर 15,000 डैश 1,500 डैश 21,000, ठीक। फिर उन्होंने एक और ग्रेड बना दिया, 21,000 डैश 2,000 डैश 29,000। ये जो सैलरी का सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? इसको आप ब्रेक करके समझने की कोशिश कीजिए बेटा। क्या बोला गया है? आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 10,000 से और हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1,000 का।
जब तक कि आपकी सैलरी 15,000 नहीं हो जाती। गेटिंग माय पॉइंट। और जैसे ही आपकी सैलरी 15,000 होगी, आप दूसरे ग्रेड में आ जाओगे, और दूसरे ग्रेड में आपका इंक्रीमेंट एनुअली 1,000 रुपए नहीं होगा, 1,500 रुपए होगा। मतलब जब जब ईयर्स कंप्लीट होते जाएंगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलता जाएगा 1,500 का। कब तक मिलेगा? जब तक आपकी सैलरी 21,000 नहीं हो जाती। 21,000 सैलरी होने के पश्चात अब आप एंटर कर गए थर्ड ग्रेड में। थर्ड ग्रेड में क्या बोला गया? 2,000 रुपए हर साल इंक्रीमेंट होगा। 1,000 नहीं होगा, 1,500 नहीं होगा, 2,000 बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक आपकी सैलरी 29,000 नहीं हो जाती। तो ये मैंने बस एग्जांपल बनाया है बेटा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सिस्टम सेम काम करेगा, बट ये जो फिगर्स मैंने लिए हैं ये आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एक सिस्टम बोला गया और इसी को हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, बोला जाता है कि मैं 5th ग्रेड में हूं, मैं 4th ग्रेड में हूं, मैं 7th ग्रेड में हूं। तो ग्रेडिंग सिस्टम कुछ इस तरह से स्टैब्लिश की जाती है। क्लियर? तो यहां तक हमने आपके साथ ढेर सारी बातें करी सैलरी से रिलेटेड। चलिए फटाफट 2 मिनट में रिकॉल करते हैं बेटा, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने बोला देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा तभी वो इनकम सैलरी में काउंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा बोला गया पार्ट टाइम सैलरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर सैलरी इनकम। नेक्स्ट बोला गया जो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा उस पर टैक्सेबिलिटी फिक्स करेंगे। थर्ड नेक्स्ट बोला हमने जो पार्टनर की सैलरी होती है, जो पार्टनर की सैलरी होती है वो पीजीबीपी में काउंट होगा, ना कि सैलरी इनकम पे। नेक्स्ट देखेंगे जरा मेरे साथ, एमपी एमएलए की सैलरी नहीं होती। एमपी एमएलए की सैलरी नहीं होती, वो इनकम होती है अदर सोर्स से। और वैसे ही सैलरी फॉरगॉन सैलरी सरेंडर का कॉन्सेप्ट समझा हमने। बोला कि जॉब ज्वाइन करने से पहले, जॉब और जॉब के कंप्लीट होने के बाद जो इनकम होती है वो भी सैलरी में काउंट किया जाएगा। टैक्स फ्री सैलरी का कॉन्सेप्ट देखा, फैमिली पेंशन देखा, पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेड सिस्टम। तो कुछ इतनी बातें हम इस वीडियो में आपके साथ करने वाले थे। बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहां पे कवर कर चुके हैं कि सैलरी बेसिकली बोला किसको जाएगा, ठीक है बेटा। अगले वीडियो में थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच में चलेंगे। आप क्या करेंगे, मेरे साथ नोटिंग बनाते चलेंगे और इन सारी चीजों को डेप्थ में समझते चलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।